दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सह्याद्री अकेडमी पर। पिछले लेक्चर तक हम सभी ने तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे देखते हैं कि जब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या या मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका सामान्य तौर पे साम्राज्य में उसको जूना खां के नाम से जाना जाता था, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक उसका पुत्र था, जो कि गद्दी पर बैठता है। इसका कार्यकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 तक था। लगभग 26 से 27 वर्ष का कार्यकाल था। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। इसका जो अन्य नाम था वो जूना खां, पहले ही बता चुके हैं कि इसका अन्य नाम जूना खां था। इसने कुछ उपाधि धारण की थी। उपाधियां जरूर ध्यान रखा करिए, ये हर बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब राजगद्दी पर बैठा तो इसने स्वयं को खलीफा की उपाधि से ही धारण कर लिया। जिस उपाधि को धारण किया वो थी अमीर उल मोमिनीन। ये एक खलीफा की उपाधि होती थी। इसके अतिरिक्त इसने स्वयं जिल्ले इल्लाह की उपाधि भी धारण की थी। जिल्ले इल्लाह का मतलब आप याद करिए, दिल्ली सल्तनत के शायद तीसरा लेक्चर रहा होगा जिसमें बलबन के बारे में बताया था, उसमें भी इसका जिक्र आया था। बलबन ने भी यही उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजा था जिसने इस चीज की उपाधि धारण की। इसने जिल्ले इल्लाह की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। आप अगर जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो तो कृपया करके पीछे वीडियो जरूर देखिए, तभी समझ में सही से आएगा। जिल्ले इल्लाह का मतलब होता था कि ईश्वर से जनता को कनेक्ट कराने वाला। मतलब बलबन ने ये कहा था कि मैं ईश्वर का दूत हूं और आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाता हूं, और मैं जो कुछ कहता हूं वो मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं ईश्वर की मर्जी को आप तक ला रहा हूं। तो उसी प्रकार का कुछ सिद्धांत मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनाया था। तो जिल्ले इल्लाह का मतलब यही होता था। ठीक, अब देखते हैं, सीधे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इनके बारे में। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात इसने भी बलबन की भांति राजत्व का सिद्धांत अपनाया। राजत्व का सिद्धांत यही है कि मैं राजा आपके लिए नहीं हूं, मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत हूं और ईश्वर की बातों को आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। मतलब इस तरह का सिद्धांत आम जनता के मन में लाइए, जिससे जनता आपके प्रति लॉयल रहे, स्वामिभक्त रहे। तो ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि राजत्व का सिद्धांत किस किस शासक ने अपनाया था। तो दो हैं, एक बलबन है और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये चीज है, कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की बारे में जो जानकारी है उसके प्रमुख स्रोत क्या है। तो एक चीज तो ध्यान रख लीजिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक थी तारीख ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक के दौर में थी। जब अभी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसी काल में फिरोज शाह तुगलक हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी का जो कृति है तारीख ए फिरोज शाही, उससे भी प्राप्त होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसके काल में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है इब्ने बतूता। सब इसके बारे में लगभग सुन रखे होंगे। ये हर एग्जाम में आने वाला सबसे प्रमुख तथ्य एवं प्रश्न है, इसको बिल्कुल रख लीजिए। प्रश्न बनते कैसे, पहले तो ये सुन लीजिए। प्रश्न आता है कि इब्ने बतूता किसके कार्यकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। कब आया था, इस सब की चर्चा करते हैं। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता एक चीज यहां लिख लीजिए, इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। अब 1333 इसी के बीच में पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया होगा। इसका वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। सामान्य तौर पर इब्ने बतूता कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक अफ्रीकी देश मोरक्को है, वहां का निवासी था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, मैचिंग कराने के लिए आ जाता है, क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ और यात्री आएंगे, जिसमें फाहयान पहले के हैं, ह्वेनसांग पहले के हैं, कुछ अभी ब्रिटिश काल के समय में आएंगे, तो उसमें मैचिंग कराने के लिए पूछ लेता है। इधर यात्री का नाम, इधर उनके देश का नाम, या फिर इधर यात्री का नाम, इधर उनके द्वारा रचित कुछ कृतियां होती हैं, उनको आप मैचिंग करिए। इसी तरह प्रश्न आता है। तो इब्ने बतूता का देखते हैं। इसका वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। यह मोरक्को, एक अफ्रीकी देश है, उसका निवासी था। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम था रेहला।
प्रमुख रूप से यह एक यात्रा वृत्तांत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी कुछ तथ्य और हैं, इसके बारे में देखते हैं। अभी तक इब्ने बतूता के बारे में देखा था। इब्ने बतूता से संबंधित एक तथ्य और है, उसे जरा सुन लीजिए कि इब्ने बतूता 1333 में दिल्ली सल्तनत के दरबार में यानी भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी और वो भारत में 8 वर्षों तक रहा था, यानी 1333 से 8 वर्ष हो गए 1341 तक भारत में रहा। उसके पश्चात राजा के आदेश पर वो चीन देश की यात्रा करता है। जितना कुछ इब्ने बतूता के बारे में था। अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय शासन व्यवस्था और विशेष रूप से उसकी धार्मिक नीति कैसी थी, इस पर थोड़ा सा देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किए। इससे ठीक लाइन ये हो सकती है कि गैर मुस्लिमों को भी उसने योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर आसीन किया था, जिसमें मंगोल भी थे, विदेशी मुसलमान भी थे, विदेशी जो कुछ व्यक्ति थे उनको भी इसने पद प्रदान किए थे और हिंदुओं को भी दिया था। फिलहाल अभी तक इसकी जो धार्मिक नीति थी वो ठीक थी। दिल्ली सल्तनत अभी तक ज्ञात स्रोतों में पहला शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ये तथ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आता है कि इतिहास में सबसे पहले सती प्रथा को रोकने की कोशिश किसने की थी, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके बारे में आगे कई सारी घटनाएं आएंगी, क्योंकि अंग्रेजों के आने तक थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान होगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1750 के आसपास दौर की बात है, उसके भी काफी समय बाद तक 1830 के आसपास की घटना थी जब विलियम बेंटिक के द्वारा पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। सोचिए अभी हम लोग 1333-34 के दौर की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई सारे राजा आएंगे, कई सारे अंग्रेज अधिकारी आएंगे, हर दौर में इस तरह के कुछ प्रयास किए गए। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, रोक नहीं पाया था क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा था। तो और एक मुस्लिम शासक हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे, ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था, ये एक कुप्रथा थी, लेकिन इसने इसको रोकने का प्रयास किया था। हिंदू त्योहार होली को भाग लेने वाला पहला शासक था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार होली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था, पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक की लगभग सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु थे उनसे अच्छी बनती थी, उनसे मित्रता थी या उनके प्रति सम्मान था। तो इसी कड़ी में एक जैन धर्म गुरु थे जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। गुजरात प्रवास के दौरान इसने उनको विशिष्ट सम्मान दिया तथा उनको दान के स्वरूप 1000 गायें प्रदान की थी। और एक जैन धर्मगुरु और थे जिनका नाम था राजशेखर। जैन धर्मगुरु राजशेखर को अपने दरबार में दरबारी नियुक्त किया था, मतलब संरक्षण प्राप्त था। तो ये कुछ धार्मिक गतिविधियां थी इसकी। अगला पॉइंट है, वस्तुतः मोहम्मद बिन तुगलक इस्लाम की एक धारा होती है सूफीवाद, इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फिर भी इसने सूफी संतों को भी सम्मान दिया था, उनको संरक्षण भी प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त एक दो पॉइंट और है जिन्हें हम जरा ध्यान देते हैं। इसके दौर में एक संत थे, इस्लामिक मुस्लिम संत थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। इनसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की अच्छी नहीं बनती थी। उसका कहीं ना कहीं कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक अभी तक एक कट्टर मुस्लिम शासक नहीं था। ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखता था, एक समान भाव से देखता था। इसकी वजह से कुछ उलेमा वर्ग या कुछ कट्टर मुस्लिम जो धार्मिक संत या गुरु होते थे वो इससे नाराज रहते थे। तो नासरुद्दीन चिराग दहलवी से मोहम्मद बिन तुगलक की अच्छी नहीं बनती थी। एक दो तथ्य और हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था। अगला पॉइंट ये है कि बहराइच स्थित सैयद
सालार गाजी तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला शासक था। बहराइच स्थित सैयद सालार गाजी तथा अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ये कुछ मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति, धार्मिक गतिविधियां थी। इसके अतिरिक्त बात करते हैं इसके द्वारा कुछ किए गए अन्य कार्यों पर। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अन्य तथ्यों में, तो यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य ये है कि अगर कभी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य की सबसे बृहत्तम सीमा किस शासक के दौरान थी, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार या सबसे ज्यादा साम्राज्य की सीमा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थी। इस समय इसके अधीन कुल 23 प्रांत थे, अर्थात उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जब गयासुद्दीन तुगलक राजा थे तो मोहम्मद बिन तुगलक सैन्य प्रमुख हुआ करता था। इसने दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों को जीतकर सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। तो इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। दो तथ्य आते हैं, एक पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा साम्राज्य की सीमा किसके काल में थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। इसी तरह मुगल काल के दौर में आएगा कि किस मुगल शासक के दौर में सबसे ज्यादा मुगल सल्तनत का विस्तार था, तो शायद औरंगजेब है, सबको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले तथ्य में। जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठा हुआ था, उसी समय दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा था, तो कुछ क्षेत्र स्वतंत्र भी हुए थे। तो इसी कड़ी में इसी के शासन काल में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हाँ, इसका सन देख लीजिए। इसी के शासन काल में दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। इसको भी एक तथ्य यहाँ याद कर लीजिए। बाकी विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक टॉपिक है, इसके जस्ट बाद आपको पढ़ा देंगे। अगला तथ्य है कि 1347 ईस्वी में हसन गंगू नाम के एक व्यक्ति ने दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना की थी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और स्थापना करने से पहले हसन गंगू ने स्वयं अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की और बहमनी साम्राज्य की राजगद्दी पर स्वयं को आसीन किया था। अब जरा थोड़ा सा एक तथ्य यहाँ पे सुनते हैं कि ये अलग कैसे हुए, क्या समस्या आए कहां से ये। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य जो हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठकर दक्षिण भारत को देखता था, तो यहाँ पे कुछ विद्रोह के स्वर भी फूट रहे थे, लोग स्वतंत्र होने की मांग या अव्यवस्था फैल रही थी। तो इसने क्या किया, कुछ अन्य लोगों को अर्थात गैर इस्लामिक लोग या उच्च वर्ग के लोगों को छोड़कर कुछ निम्न कुल के लोग, कुछ विदेशी लोग या अन्य लोगों को भी सत्ता में ऊंचे पद पर देना, आसीन करना शुरू किया। तो इसकी वजह से जो पहले से उस पद पर आसीन थे, खासतौर से जो मंगोल लोग थे, उन लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत के खिलाफ मुखर हो गए। तो उन लोगों ने जब विद्रोह किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन विद्रोहों को दबाने के लिए वो दक्षिण भारत में जाता है, गुजरात में विद्रोह को शांत करता है। उसके पश्चात वो जब देवगिरी के क्षेत्र पहुंचकर वहां के विद्रोह को दबाता है और उसके पश्चात ये वापस जा रहा होता है। तो हसन गंगू उसी क्षेत्र में कभी एक दौर में मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर ही काम करता था, उस क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना पर पुनः आक्रमण कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक जा चुका था, स्थितियां उसके हाथ से काफी निकल चुकी थी।
अंततः हसन गंगू ने स्वयं एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना देवगिरी नामक क्षेत्र में कर दी थी, जिसका नाम था बहमनी राज्य। ये कुछ थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन था कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कुछ घटनाएं थी। इसके अतिरिक्त आगे कुछ घटनाएं देखते हैं। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कुछ स्थापत्य कार्य के बारे में। बहुत ज्यादा कुछ स्थापत्य कार्य नहीं कराया था, फिर भी कुछ एक दो पॉइंट है उनको देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद किले का निर्माण कराया था। बहुत जगह आदिलाबाद लिखा रहता है, यह सही मायने में है आदिलाबाद। आदिलाबाद किले का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त दूसरा तथ्य है कि इसने दिल्ली के समीप एक जहां पनाह नामक एक नगर बसाया था। ये कई बार पूछा गया है कि जहां पनाह नामक नगर किस शासक ने बसाया था, तो ये नगर दिल्ली के समीप मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। अगला तथ्य है कि निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा था उसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। अब जरा एक चीज देखते हैं, आज का वीडियो यहीं तक है, क्योंकि अगर अब अगला तथ्य देखेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसके बाकी हैं, जैसे इसने कुछ कार्य किए थे जो राष्ट्र इसके साम्राज्य के हित में साबित नहीं हुए। ऐसे लगभग 5 कार्य हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग अक्सर सुनते होंगे कहीं तुगलकी फरमान जारी कर दिया, तो आखिर ये शब्द कहां से आया? वो इसके द्वारा कुछ गलत नीतियां थी, उसी की वजह से लोगों ने इस तरह, या इतिहासकारों ने इसके बारे में ऐसा कुछ कहा है। अभी साहित्य का विकास इसके काल में कुछ हुआ था, कुछ पुस्तकें लिखी गई थी और कुछ गलत नीतियां थी, और साथ ही साथ इसके कुछ अभियान थे। इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में इन सब चीजों को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितनी चीजें आपको बताएंगे पूरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।